और मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड लेक्चर नंबर 12। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे सिर्फ एक चीज का, और वो है हमारा स्ट्रेट वायर। यानी कोई भी मान लो एक चार्ज्ड वायर है, स्ट्रेट वायर है, और उसके ऊपर चार्ज है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज प्रेजेंट ऑन होल वायर। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा वायर लेंगे, स्ट्रेट वायर लेंगे जिसके पूरे वायर पे चार्ज है, और उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो इसको हम दो तरीके से करेंगे। देखो, वायर को दो तरीके से रखेंगे। एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वायर के एक्सिस पे, और एक हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से एक ऐसे पॉइंट पे जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। कोई भी डिस्टेंस एक ले लेंगे और वहां पर उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहला पार्ट करते हैं इसका। यानी टॉपिक आज का हमारा बेसिकली है क्या? आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो पहली बात तो देखो ध्यान रखो कि भाई कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ये तीन तरह का होता है। एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे वायर। तो वायर के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी जो डेंसिटी होगी दैट इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि वायर पे चार्ज कहां होगा, लेंथ पर ही तो होगा। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, और होगा क्या, ये टोटल चार्ज ऑन वायर, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ ऑन द वायर, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ ऑन द वायर। यहां से दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको पहले लिख देता हूं। तो यहां पर हम करेंगे लैम्डा से डिनोट करेंगे। व्हाट इज लैम्डा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और उसको हम बोलेंगे कि वायर के ऊपर जो टोटल चार्ज है, उस टोटल चार्ज को हम डिवाइड कर देंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर से, लेंथ ऑफ वायर। तो उसको बोलेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी लैम्डा से डिनोट करेंगे इसको हम। तो हम आज इसी को कंटिन्यू करते हैं, और लाइन चार्ज के लिए, यानी व्हेन द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए वायर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना सीखते हैं। तो देखो, किसी भी चीज का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो या तो आप गॉस थ्योरम यूज करोगे, या आप कूलॉम्स लॉ यूज करोगे। और आपको बताया था कूलॉम्स लॉ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स आता था वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है, और लाइन चार्ज एक पॉइंट चार्ज तो नहीं होगा। और गॉस थ्योरम हमने पढ़ा नहीं अभी, तो गॉस थ्योरम को तो हम यूज करेंगे नहीं। तो जो भी चीज हम करेंगे वो कूलॉम्स लॉ का ही यूज करके करेंगे। और कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन क्या थी कि कूलॉम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है, यानी वो फार्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, मतलब बहुत छोटे चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अब लाइन चार्ज जो है ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, है ना। तो ऐसे चार्जेस में क्या करते हैं हम, पहले इस तरह के जो चार्जेस के शेप होते हैं कि या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, जहां पर चार्ज पूरे वायर पे होता है, या एरिया पे होता है, या पूरे वॉल्यूम पर होता है। तो धीरे धीरे इसको करेंगे। आज हमारा टॉपिक लीनियर चार्ज वाला है और स्ट्रेट लाइन वाला है। तो जब ऐसे होंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसके ऊपर एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, जस्ट लाइक एज पॉइंट, और उस पॉइंट का ऊपर, उस पॉइंट के यानी उस छोटे से एलिमेंट के ऊपर हम चार्ज निकालेंगे। तो वो जो चार्ज होगा जो छोटे से एलिमेंट के ऊपर होगा वो जस्ट लाइक एज पॉइंट चार्ज होगा। तो उस चार्ज के लिए हम कूलॉम्स लॉ यूज कर सकते हैं, यानी जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है वो हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, पहले छोटे का चार्ज, छोटे सा पोर्शन लो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दो ऑन द होल वायर, है ना। तो पूरे वायर पे जब उसको क्या कर देंगे, छोटा का निकालो फिर बड़े का निकालो, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हम कब यूज करते हैं, जब इस तरह से जब चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अब वो ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल भी हो सकता है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है, थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है। तो उसमें तरीका क्या है,
पहला छोटा सा पोर्शन निकालो, छोटे से पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो यही बेसिक कंसेप्ट को हम यूज करके आज हम क्या करते हैं, लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखते हैं। तो मान लो मैंने क्या करा, एक लाइन चार्ज लिया, ये मैंने एक रॉड ले लिया, मान लो एक लाइन चार्ज ले लिया, ये ठीक, मान लेता हूं इसकी लेंथ है L, ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, ठीक। अब इसको मान लेते हैं y एक्सिस और इसको मान लेते हैं x एक्सिस, ठीक। अब इसके किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है, इस पे मुझे क्या करना है, इस लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस मान लो इस पूरे लाइन चार्ज के ऊपर जो टोटल चार्ज है, जो टोटल चार्ज है पूरे वायर पर वो है मान लो Q, और टोटल लेंथ तो मैंने डायग्राम में दिखाई रखा है L। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इस वायर के ऊपर जो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ होगा Q बाई L, और इसी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको मैंने लैम्डा से दिखा दिया, ठीक। इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस पूरे वायर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज मान लो दिया, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज इसको हमने दिया हुआ है, इसका मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो पूरे वायर का तो एक साथ में निकाल नहीं सकता कि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो क्या करेंगे, पूरे वायर पे कहीं पर भी एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूं, मान लो ये, और इस पोर्शन का डिस्टेंस जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको मान लेता हूं x, मान लिया x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये छोटे से एलिमेंट का डिस्टेंस है P पॉइंट से, और इस वायर का ये ओरिजिन मान लेते हैं इसको, और इस पूरे का यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं, ये है कैपिटल R। यानी कि वायर के वन एंड से, जिसको मैंने ओरिजिन पे डाल दिया है ना, वन एंड से, यानी वन एंड से उसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है P पॉइंट पे, जो कि R डिस्टेंस पे फ्रॉम द वन एंड ऑफ वायर, है ना। तो क्या करा हमने, एक छोटा सा पोर्शन लिया, कितना बड़ा, dx। तो dx इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा डायग्राम में दिखा रखा है, इट इज जस्ट लाइक एज पॉइंट। तो मान लो उसको मैं मैग्नीफाई करके देख रहा हूं, उसको बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा होगा पॉइंट की तरह, जस्ट लाइक एज पॉइंट। बहुत छोटा इनफाइनाइटली स्मॉल पोर्शन लिया, कितना बड़ा, इसकी विड्थ ले ली dx, और इसका यहां से डिस्टेंस क्या ले लिया, x। तो इसके लिए तो मैं पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें पता है, KQ बाई R स्क्वायर, उसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक एज पॉइंट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इस छोटे से पोर्शन के ऊपर चार्ज चाहिए। तो क्या लिखेंगे पहले, कि चार्ज ऑन इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट dx, इस dx के ऊपर कितना चार्ज है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मैंने आपको बताया Q बाई L, यदि पूरे चार्ज पूरे वायर पे Q चार्ज है, L इसकी लेंथ है, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, Q बाई L विच इज लैम्डा। यानी एक पे इतना चार्ज, तो dx पे कितना चार्ज, dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक पे कितना चार्ज, लैम्डा, तो dx पे कितना चार्ज, लैम्डा इंटू dx। इसी को क्या मान लिया, dq। इस छोटे से पोर्शन का चार्ज निकाला, लैम्डा इंटू dx, इट इज जस्ट लाइक एज पॉइंट। तो इसका यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to charge on small element। ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया, उस स्मॉल एलिमेंट का P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो मान लेते हैं, क्योंकि स्मॉल इनफाइनाइट पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा, लेट DE। तो DE कितना हो जाएगा, K dq, जो कि इसका चार्ज है, और इसका डिस्टेंस यहां से क्या लिया मैंने, इसको x, तो x स्क्वायर है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द स्मॉल पोर्शन एट दिस पॉइंट, ठीक। इसको आगे अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें, तो k dq क्या ले सकते हैं, लैम्डा इंटू dx अपॉन x स्क्वायर, ये DE आ गया। पूरे वायर का निकालना है, तो मैंने बताया जब स्मॉल पोर्शन का निकालो, उसके बाद इंटीग्रेट करके पूरे वायर का निकाल दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द होल वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ऑन दी ऑफ द होल वायर। तो पूरे वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ई, डी का इंटीग्रेट किया तो ई, और इंटीग्रेट कर देंगे इसको कहां से कहां तक, अभी लिमिट डालते हैं, पहले इसकी वैल्यू लिख दें, के लैम्बडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट क्या लिखोगे, देखो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, तो एक्स की वैल्यू मान लो यहां से स्टार्ट हुई, तो डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक का आर, और एक्स की वैल्यू कम से कम कहां से जा सकती है भाई, वायर कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, 0 से लेकर एल तक, तो एक्स की वैल्यू कहां से जाएगी, अगर मान लो डीएक्स में यहां पर लेता पोर्शन, भाई वन एंड पे ही तो या तो यहां ले सकता हूं डीएक्स को, यहां ले सकता हूं, यानी डीएक्स की लिमिट है वन एंड पे, या तो डीएक्स में यहां भी ले सकता था या यहां भी ले सकता था, तो यहां लेता तो डिस्टेंस आता यहां से यहां यानी कि आर, और डीएक्स अगर यहां लेता तो डिस्टेंस आता कि आर में से ये माइनस कर दो, यानी कि ये डिस्टेंस आ गया आर माइनस एल। तो अपर लिमिट हो गया ये मैक्सिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस ना सकता यानी कि आर और आर माइनस एल। तो लिमिट क्या लिखेंगे, एक अपर लिमिट आर माइनस एल और से आर तक जाएंगे, इससे यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आर माइनस एल और यहां से यहां तक आर, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो ये मैंने इसमें ये डाल दिया इसका लिमिट, समझ में आ गया वो लिमिट। देखो जैसा वेरिएबल होता है लिमिट हमेशा उसी की फॉर्म में लिखते हैं, तो वेरिएबल यहां पर x है यानी कि डिस्टेंस है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है भाई, यहां से लेके और यहां से यहां तक जा सकती है, तो यहां से जब यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां से यहां तक का r और यहां से यहां तक का यहां से यहां तक का l, तो ये हो जाएगा r माइनस एल, और जब ये यहां पर चला जाएगा तो ये डिस्टेंस यहां से तक है ये r, तो r, तो x माइनस एल से r, तो ये हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैंने बताया ये ऊपर इसको मिटाना उसको, तो पॉज करके नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब सिंपल सा चीज क्या करेंगे, हम लिमिट डाल देंगे इंटीग्रेट करके, बस कहानी खत्म, छोटे से पोर्शन का निकाला और इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। ठीक, तो क्या करेंगे देखो, E इक्वल्स टू कांस्टेंट को बाहर ले जाओ, K और लैम्बडा बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेट होगा खाली एक्स स्क्वायर का, लिमिट है आर माइनस एल से आर। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, मैं यही सामने इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक, आर माइनस एल से आर इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो कैसे करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देंगे और ऐड की हुई पावर से डिवाइड कर देंगे, तो पावर है x की -2 से ऐड कर दिया +1 और इससे इसको डिवाइड कर दिया, और लिमिट डाल देंगे r माइनस एल से r। ठीक है, अब इसको यहां सॉल्व करता हूं, तो क्या करेंगे इसको, तो पावर में 1 ऐड कर दिया, ऐड कर पावर से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा, अच्छा यहां पर था k इंटू लैम्बडा, तो k इंटू लैम्बडा यहां गया, और ये माइनस हो जाएगा, देखो -2 + 1 -1, तो माइनस यहां लिख देता हूं आगे, है ना, और ये ऊपर बच जाएगा x की पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/x, लिमिट है x माइनस एल आर माइनस एल से r। अब इसको फर्दर इसमें हम लिमिट डालते हैं, तो -k इंटू लैम्बडा, लिमिट डालेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 1/r माइनस एल माइनस 1/r, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यहां पर r है सॉरी, और लोअर लिमिट है r माइनस एल, तो 1/r माइनस 1/r माइनस एल, माइनस अंदर ले आओ तो दिस विल बी k लैम्बडा 1/ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूं और माइनस वालों को बाद में लिख देता हूं, तो ये आ गया हमारा लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड, यानी फार्दर एंड ऑफ द रॉड, एक्सिस पे निकला ये, तो k इंटू लैम्बडा और 1/r माइनस एल माइनस 1/r, this is the electric field intensity at any point on the axis of charged wire, rod भी कह सकते हो, L is the length of rod, R is the distance from the farther end of the rod, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका फार्दर एंड से डिस्टेंस है R, और L उसकी लेंथ, बाकी सब कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये हम क्या कर सकते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं एक रॉड के लिए उसके एक्सिस पे। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट करो। तो हम क्या करते हैं, किसी भी लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्राइव करते हैं एट एनी पॉइंट। मान लेते हैं कोई पॉइंट ले लिया हमने और उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे लाइन चार्ज का। जैसे अभी तक हमने लाइन चार्ज के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं उस पॉइंट का कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस लाइन चार्ज से। जैसे मान लो मैंने ये एक लाइन चार्ज लिया, लेट दिस इज अ लाइन चार्ज, और मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है। सपोज करो दिस लाइन चार्ज इज अ पॉजिटिवली चार्ज, और इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है। और लेट दिस डिस्टेंस इज एट मान लेते हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से d है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, और p पॉइंट पे हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब क्या करते हैं, इसमें ये इसका वन एंड है, मान लो ये एंड, ये यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा होगा, तो मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है φ1। दूसरा एंड जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है मान लो φ2, और ये माइनस में लेते हैं। यानी कि ऐसे मानो देखो कि ऊपर, यानी कि इस तरह से अगर क्लॉक वाइज अगर जा रहा है ऐसे, तो पॉजिटिव, और इस तरीके से कोई रोटेट कर दिया। यानी कहने का मतलब जो एंगल की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, एंगल मेजर कर रहे हैं, वो किसके साथ कर रहे हैं, डी के साथ। तो डी से क्लॉकवाइज पॉजिटिव, डी से एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे की तरफ एरो कर दिया तो नेगेटिव। यानी एक एंगल ले लिया φ1, दूसरा एंगल ले लिया φ2। यहां पर भी वही चीज, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ यूज कर रहे हैं और कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो यहां पर dx, और इस dx का जो डिस्टेंस है इस O पॉइंट से, उसको मान लेता हूं मैं x। ठीक है, और इस पॉइंट का पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट चार्ज का पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा P पॉइंट पे, और मान लेते हैं ये जो dx है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, सपोज करो φ। तो φ की एक तरफ वैल्यू क्या है, φ1, दूसरी तरफ क्या है, d के साथ एंगल -φ2 विद द अदर एंड ऑफ द वायर, और dx एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया इस वायर के ऊपर, और वो जो एंगल बना रहा है p के साथ, d के साथ एट पॉइंट p, दैट एंगल इज φ। और dx का जो डिस्टेंस हमने मान लिया o से, वो मान लो हमने x ले लिया, तो इसको हम y एक्सिस ले लेते हैं, इसको हम x एक्सिस ले लेते हैं। तो यहां पर देखो पहले कि जो dx पे चार्ज होगा, तो चार्ज ऑन dx वो कितना होगा, चार्ज ऑन dx विल बी लैम्डा इंटू dx। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय dx, दिस इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज द चार्ज ऑन द एलिमेंट dx। ये आ गया। तो इस dx एलिमेंट का p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, देखो तो यहां से स्टार्ट करते, देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at p due to charge in element dx। जो dx एलिमेंट है उसके ऊपर जो चार्ज है, यानी कि ये चार्ज मान लो मैंने dq ले लिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां कितना होगा, तो लेट दिस इज de, और de विल बी k dq, और इसका डिस्टेंस यहां से मान लेते हैं, मान लो r है ये, तो अपॉन r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, और किस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा, दिस इज de। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया इस स्मॉल एलिमेंट का, जो चार्ज है स्मॉल एलिमेंट पे dx के ऊपर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया de। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, dq की जगह डाल सकते हैं लैम्डा इंटू dx, और ये हो गया r²। तो ये हमारा de आ गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, ये जो de है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। यानी जो ये वाला कंपोनेंट, अच्छा इसका ये एंगल फाई है, तो फिर ये भी एंगल फाई होगा, दोनों एंगल फाई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल फाई हो जाएगा ये। तो de के दो कंपोनेंट हो गए, एक यानी कि वो कंपोनेंट जो इस तरफ है, इसको मैं बोल देता हूं de x, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग है, और या इसको हम कह सकते हैं कि e परपेंडिकुलर टू द वायर, यानी कि de परपेंडिकुलर टू द वायर। यानी कि ये जो कंपोनेंट है de, ये वो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वायर के क्या है,
जो वायर के परपेंडिकुलर है, वायर के परपेंडिकुलर है, DE परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा DE cos थीटा, या cos थीटा नहीं cos फाई, क्योंकि एंगल हमने फाई लिया है, तो ये एंगल के साथ का जो कंपोनेंट होता है वो cos कंपोनेंट होता है, तो ये हो जाएगा DE cos फाई। तो ये छोटा सा दिख नहीं रहा है इसमें, तो थोड़ा सा मैं पहले लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा, देखो मैं यहां लिख रहा हूं इसको, ये हो जाएगा DE cos फाई। तो ये इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया। इसी तरीके से जो ये कंपोनेंट होगा इसका, ये क्या हो जाएगा, DEY कर देता हूं इसको, क्योंकि ये y एक्सिस की है, और ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि DE पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल मतलब वो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वायर के पैरेलल है, और वो यहां पर होगा कितना, देखो ये हो जाएगा DE साइन फाई। और इसको मैं माइनस में ले लेता हूं, इसको मैं माइनस ले लेता हूं। क्यों लूंगा माइनस में, क्योंकि ऐसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया माइनस DE साइन फाई। समझ में आ गया। तो ये दो कंपोनेंट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक DE cos फाई और एक हो गया DE साइन फाई। DE साइन cos फाई वो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वायर के परपेंडिकुलर है, और माइनस DE फाई, अगर मैं देखो अगर dx में यहां लेता तो इसका cos कंपोनेंट ऊपर की तरफ आता, तो वो DE प्लस cos फाई कर देता है, साइन फाई कर देता। यहां पर मैंने ऊपर कंपोनेंट लिया है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ आएगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ले लिया, तो माइनस DE साइन फाई। तो ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। अब मैं क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसको भी इंटीग्रेट करना है और इसको भी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या है कि जब मैं यहां पर इसको लिखते हैं पहले कि DE कैन बी रिजॉल्व टू कंपोनेंट्स, एक हो गया DE परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये क्या है DE cos फाई। यहां पर अगर मैं DE की वैल्यू डालूं तो K लैम्डा dx अपॉन R स्क्वायर इंटू cos फाई। ये DE परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, है ना। एंड जो DE पैरेलल कंपोनेंट हो गया, दैट इज माइनस K लैम्डा dx बाई R स्क्वायर और इंटू साइन फाई। तो ये दो कंपोनेंट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर और पैरेलल। तो दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो टोटल पहले निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो वायर के परपेंडिकुलर है, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसको हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब छोटी चीज से बड़ी चीज निकालते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा किसका इंटीग्रेट, इसका करेंगे, परपेंडिकुलर वाले का पहले हम कर रहे हैं। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि वायर के परपेंडिकुलर। तो E परपेंडिकुलर इक्वल्स टू K लैम्डा dx अपॉन R स्क्वायर cos फाई। अब देखो इंटीग्रेशन का एक फंडा होता है, इंटीग्रेट आप तभी करोगे जो वेरिएबल एक होगा, सिंगल वेरिएबल। यहां पर हम कोई पार्सल मतलब यहां इंटीग्रेट तभी करेंगे जब वेरिएबल एक हो। यहां पर अगर देखो तो वेरिएबल क्या है, dx है, क्योंकि dx तो हम कितना भी बड़ा वायर ले सकते हैं, है ना। स्मॉल एलिमेंट का मतलब कितना है स्मॉल एलिमेंट, वेरिएबल। cos फाई जहां पर भी लोगे ये dx, वहीं का ये एंगल हो जाएगा, तो फाई इज वेरिएबल, तो कहीं भी ले सकते हैं φ1 और -φ2 के बीच में। और r जहां पर dx लोगे वहीं का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r, तो ये भी सॉरी डिस्टेंस हो जाएगा r, तो ये भी वेरिएबल है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो पहला काम इस सभी को एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो सबको मैं यहां पर सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं और फिर इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा। और मान लो सबको मैं फाई की फॉर्म में कर देता हूं, तो cos फाई तो पहले ही फाई की फॉर्म में है, तो dx और r की वैल्यू हम फाई की फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, सब कुछ होगा इस ट्रायंगल से। मान लो इस ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने A, तो AOP, ट्रायंगल AOP में जो
कॉस फाई होगा, देखो कॉस फाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि x बाई आर। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी x बाई आर, हाँ तो यहां से r की वैल्यू हो जाएगी कितनी, x नहीं सॉरी d बाई, कॉस फाई कितना हो जाएगा, जैसे ये फाई है तो ये d हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो x बाई आर हो जाएगा, x अपॉन d बाई आर, सॉरी d बाई आर, d इज द बेस और r इज द हाइपोटेनियस, तो cos फाई इज d बाई r, तो r आ जाएगा d अपॉन cos फाई, d अपॉन cos का मतलब d sec फाई। देखो तो हमने r की वैल्यू निकाल दी फाई की फॉर्म में। उसी ट्रायंगल में आप क्या करते हैं, सेम ट्रायंगल में देखो tan फाई निकालते हैं, तो tan फाई कितना हो जाएगा, देखो tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन d, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी d tan फाई, x की वैल्यू आ जाएगी d tan फाई, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू चलो मैं यहां निकाल देता हूं, उसको बाद में मैं इरेज कर दूंगा, तो यह आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू d tan फाई, x इक्वल्स टू d tan फाई। अब क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो ये हमारा हो जाएगा देखो dx अपॉन डी फाई इक्वल्स टू d, और tan का डिफरेंशिएट हो जाएगा sec स्क्वायर फाई, तो dx आ जाएगा d sec स्क्वायर फाई d फाई, ये dx की वैल्यू आ जाएगी d sec स्क्वायर फाई d फाई। अब ये dx की वैल्यू जो आई ये भी फाई की फॉर्म में आ गई, और जो r की वैल्यू है ये भी फाई की फॉर्म में है, दोनों की दोनों वैल्यू को हम यहां प्लेस कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया देखो k लैम्डा dx की जगह क्या डालोगे, dx की जगह डालेंगे हम d sec स्क्वायर फाई d फाई, और cos फाई और ऊपर लिखा हुआ है ऊपर, तो cos फाई डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब हो गया हमारा d स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, d स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, तो इससे ये कैंसिल हो गया, एक d से एक d कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया क्या, वहां पर देखो ये आ गया E परपेंडिकुलर इक्वल्स टू k लैम्डा cos फाई d फाई, और नीचे एक d बच गया, एक d से एक d ने मारा तो एक d बच गया, एक d को बाहर ले गए, तो cos फाई d फाई। अब लिमिट भी देखो यहां पर क्या है, फाई की फॉर्म में लेंगे, तो यहीं से लिमिट स्टार्ट कर देते हैं, नीचे लोअर लिमिट है माइनस फाई टू और अपर लिमिट है फाई वन, तो माइनस फाई टू से फाई वन। अब इसको क्या करेंगे, हम जस्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करता हूं मैं, पॉज करके इसको आप नोट करो, इसको आप पॉज करके नोट करो। अब इसका क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। यहां मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, देखो तो cos का इंटीग्रेट होता है, अच्छा लिमिट क्या है यहां पर डालते हैं माइनस फाई टू से फाई वन, और इसका इंटीग्रेट होगा cos का साइन, तो E परपेंडिकुलर हो जाएगा k लैम्डा बाई डी साइन फाई, और लिमिट है माइनस फाई टू से फाई वन, तो k लैम्डा बाई डी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन जो होता है ये एक तरह का ऑड फंक्शन होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बी k लैम्डा बाई डी साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट आ गया जो वायर के परपेंडिकुलर है, तो दिस इज दैट कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द वायर। अब क्या करते हैं, इसको हम दूसरा कंपोनेंट निकालते हैं विच इज पैरेलल टू द वायर, यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इस पॉज करके नोट करो यहां तक, देखो अब क्या करेंगे, इसको अब निकालेंगे ई पैरेलल, तो ई पैरेलल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फाई वन से प्लस फाई टू, माइनस फाई टू से प्लस फाई वन, और इंटीग्रेट किसका, पैरेलल वाला ये वाला कंपोनेंट था, क्या था ये था हमारा k लैम्डा dx
अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई, ये था। यहां पर भी अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो पुट कर देते हैं, सेम चीज आएगा देखो। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो दिस विल बी -φ2 से φ1, के लैम्बडा पहले ही बाहर कर दो, कांस्टेंट है। dx की जगह हमारा क्या है, देखो ये लिखा हुआ है d sec स्क्वायर फाई डी फाई साइन फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर का मतलब है d sec थीटा, तो यह जाएगा d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा फाई। अब इसमें से वही सेम चीज कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, एक d बाहर आ जाएगा। तो और ये जो है ये माइनस में है, ये सॉरी ये माइनस में है, तो ये माइनस बाहर है, तो माइनस के लैम्बडा बाई डी और इंटीग्रेशन ऑफ -φ2 से φ1, किसका इंटीग्रेशन, साइन फाई डी फाई का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, यही इसके मैं इंटीग्रेट कर देता हूं और यह जाएगा माइनस के लैम्बडा बाई डी और इसका इंटीग्रेट हो जाएगा माइनस कॉस फाई, लिमिट है -φ2 से φ1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी कितना, ई पैरेलल आ जाएगा के लैम्बडा बाई डी और माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट डाल देंगे तो कॉस φ1 माइनस कॉस माइनस φ2। कॉस जो होता है ये इवन फंक्शन होता है, तो माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस बाहर है वो वही रहेगा। तो ई पैरेलल ये आ गया हमारा के लैम्बडा बाई डी और कॉस φ1 माइनस कॉस φ2। तो ध्यान रखेंगे इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा, जैसे कि साइन में आ जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट आ गया जो वायर के पैरेलल है। तो दो कंपोनेंट हो गए इसके, दोनों को मैं एक जगह लिख देता हूं। ये वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो वायर के पैरेलल है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट जो वायर के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा आ गया कितना, ई परपेंडिकुलर आ गया के लैम्बडा बाई डी और साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया। तो ये कंपोनेंट्स आ गए दो, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आ गए हमारे, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया किसका, लाइन चार्ज का। ये पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वायर के परपेंडिकुलर है, एक कंपोनेंट जो वायर का पैरेलल है। अब इसमें देखो हम अलग अलग केसेस बना के देखते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। तो इसको हम मान लो इंपॉर्टेंट नोट में लिखते हैं, इसको इंपॉर्टेंट नोट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हम समझेंगे अच्छे से। और कैसे करेंगे देखो, जैसे मान लो मैंने क्या लिया कि φ1 को ले लिया सपोज करो 30 और φ2 को ले लिया 30। अब देखो क्या है, यानी कि एक वायर लिया जिसका कि φ1 भी है 30 और φ2 भी है 30, φ1 और φ2 दोनों 30 डिग्री है। अब देखो जब हम फार्मूले में इस φ1 और φ2 की वैल्यू डालेंगे तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि फाई हमेशा किसके साथ लिया जाता है, डी के साथ। फाई हमेशा किसके साथ लिया जाता है, डी के साथ, नीचे माइनस ऊपर प्लस। लेकिन जब हमने नीचे माइनस और ऊपर प्लस लिया, यानी नीचे माइनस ऊपर प्लस, यानी कि डी से नीचे माइनस डी से ऊपर प्लस, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो माइनस प्लस लेकर के ही सॉल्व आया। तो जब हम यहां पर वैल्यू डालेंगे तो ऐसा मत करना कि दोबारा से अगर मान लो वैल्यू डालनी है तो φ1 डाल दूंगा मैं 30 और φ2 डालूंगा -30। अब नहीं दोबारा करेंगे, क्योंकि एक ही चीज में हम दो बार थोड़ी कर सकते हैं। तो दो बार कर देंगे तो फिर माइनस माइनस फिर दोबारा से प्लस हो गया होता। तो एक बार हमने क्योंकि माइनस कर दिया है, तो अब जो यहां पर वैल्यू डालेंगे वो माइनस में नहीं डालेंगे, किस में डालेंगे, φ2 वैल्यू प्लस में ही डालेंगे। समझ में आ गया? पहली बात बताया कि फाई किसके साथ होता है, डी के साथ, ठीक है। जो फार्मूले में φ1 और φ2 की वैल्यू डालेंगे अब, तो दोनों ही पॉजिटिव डालेंगे, नेगेटिव नहीं डालेंगे। अब क्यों? क्योंकि जब हमने ड्राइव किया तो उसी में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लेके ड्राइव किया था इसको, तभी हमारा ये फार्मूला आया। क्लियर? चलो आगे देखो, तो डालो उसमें कितना आएगा देखो,
ई पैरेलल कितना हो जाएगा, देखो ई परपेंडिकुलर निकाल देते हैं पहले, ई परपेंडिकुलर, तो के लैम्बडा बाई डी, और कितना हो जाएगा ये साइन 30 प्लस साइन 30 1/2 साइन 30 कितना होता है पता है ना, कितना होता है 1/2 1/2 1/2 1/2 1, तो के लैम्बडा बाई डी ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ गया जो वायर के परपेंडिकुलर है। दूसरा कंपोनेंट भी निकाल दो, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो रहा ऊपर, तो कितना है वो के लैम्बडा बाई डी cos 30 माइनस cos 30, देखो कैंसिल हो गया 0, यानी कि पैरेलल कंपोनेंट, यानी कि 30 का मतलब जो एंगल यहां है वही एंगल यहां है, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, है ना। कॉमन सेंस भी क्या कहता है, देखो अगर मैं ऊपर का निकालूं तो साइन पैरेलल कंपोनेंट इधर आएगा, नीचे वाले का निकालूं तो ऊपर आएगा, क्योंकि जैसा ऊपर वैसा नीचे कट के 0, लेकिन दोनों का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो इधर ही आएगा, तो वो ऐड होके इतना आ गया होगा, और पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल कर दिए होंगे, ऊपर वाले का पैरेलल कंपोनेंट नीचे, नीचे वाले चार्ज का पैरेलल कंपोनेंट ऊपर, एंड बोथ आर इक्वल, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। क्लियर। चलो एक और केस बनाते हैं, देखो तो इसमें डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, फार्मूला तो हमारा आ गया। अब एक और चीज लेते हैं, चलो दूसरा चीज क्या लेते हैं, देखो हाँ, तो अगर मान लो सेकंड केस बना रहा हूं कि φ1 ले लिया मान लो 30 और φ2 ले लिया 60, यानी कहने का मतलब क्या ये है, और φ1 हो गया 30 और φ2 हो गया 60, यानी ये हो गया 60 और ये हो गया मान लो, ये हो गया 60 और ये हो गया मान लो 30, इस तरह से हो गया एंगल φ2 60, सॉरी, तो φ2 चलो उल्टा कर देते हैं, कोई बात नहीं, φ1 ले लिया हमने 60 और φ2 ले लिया हमने 30 डिग्री, ठीक है। फिर वही बात, वैल्यू पुट करो, कितना आएगा देखो, ई पैरेलल विल बी कितना, के लैम्बडा बाई डी φ1 cos 30 cos 60 माइनस cos 30, ये आ गया, तो के लैम्बडा बाई डी cos 60 कितना होता है, cos 60 इज 1/2 और ये √3/2, तो यह आ जाएगा के लैम्बडा बाई डी और 1 माइनस √3/2। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा, ये पैरेलल कंपोनेंट जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये नेगेटिव में है, देखो ये नेगेटिव है, दिस नंबर इज नेगेटिव नंबर, ये √3 है, सॉरी दिस नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है कि जो ई पैरेलल है वो नीचे की साइड है, नीचे की साइड। अब देखो क्यों, इसका इसीलिए क्योंकि मान लो 30 डिग्री यहां तक आ गया, तो 30 डिग्री कुछ यहां तक ऐसे आ जाएगा, तो जितना ये उतना ये दोनों ने एक दूसरे को मारा, तो इसका जो एक्स्ट्रा, अच्छा ये इसमें हमने हर जगह मान लिया, मैं बार बार नहीं बना रहा हूं, इसका मतलब एज्यूम करो मैंने पॉजिटिव चार्ज ही लिया है, तो जो एक्स्ट्रा यहां पर बच गया उसका जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो इधर ही तो आएगा, वही तो है ये, यानी कि 30, अगर ये 30 है तो यहां तक मान लो ये मैंने और ले लिया एंगल, ये पॉइंट, तो जितना ये उतना ये दोनों का जो कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट इस वाले का नीचे और यहां से यहां तक का ऊपर, दो तो कैंसिल हो गया, तो एक्स्ट्रा जो बच गया यहां पर उसका साइन यानी कि पैरेलल कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस पाएगा, इसीलिए नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ गई बात। आगे तो आगे करो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट सीधा डालो, के लैम्बडा बाई डी और साइन 60 प्लस साइन 30 कितना जाएगा, के लैम्बडा बाई डी साइन 60 √3/2 प्लस 1/2, वही ये आ जाएगा सेम, लेकिन वहां पीछे प्लस आएगा, तो दिस विल बी के लैम्बडा बाई डी √3 प्लस 1/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट आ गया जो वायर के परपेंडिकुलर है, ये पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव आ गया। समझ में आ गई बात। अब आ जाओ, आगे आ जाओ, एक और चीज करते हैं, पॉज करके नोट करो सारे।
अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल लेंगे, थर्ड पॉइंट ले रहे हैं, तो एक ऐसा कैन ले रहे हैं कि नियर दी वन एंड ऑफ वायर, नियर वन एंड ऑफ वायर। चलो ऐसा लेते हैं, पहले हम लेते हैं इनफाइनाइट वायर। मान लो अगर मैंने इनफाइनाइट वायर लिया, बहुत बड़ा वायर, जैसे कुतुब मीनार के सामने खड़े हो जाओ, ऐसे लगेगा ऊपर देखेंगे, है ना, बिल्कुल ऊपर देखना पड़ेगा हमें, कुतुब मीनार पे देखना पड़ेगा ना। यानी कि ये हो गया डी और लाइन ऑफ साइट हो गया ऊपर, तो एंगल कितना हुआ, ये और ये और ये कितना एंगल हुआ, लगभग 90 हुआ। तो अगर हम वायर इनफाइनाइट ले लेंगे, ऐसे यही चीज अगर हम वायर क्या करते हैं, इनफाइनाइट ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा सा होगा, और यहाँ भी एंगल लगभग 90 का और यहाँ भी एंगल लगभग 90 का, दोनों ही एंगल φ1 भी 90 नियरली और φ2 भी एंगल नियरली 90 डिग्री होगा, दोनों ही लगभग 90 डिग्री का होगा। ऊपर वाला भी लगभग 90 और नीचे वाला भी लगभग 90, लगभग, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी चीज के सामने अगर खड़े हो जाएंगे, ऊंची चीज के सामने, तो हमें ऊपर लाइन ऑफ साइट ऐसे हो जाएगा और डी ऐसे, ऐसे डी और ऐसे लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर, है ना, लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। तो ई पैरेलल हो जाएगा हमारा, देखो कितना, ई पैरेलल हो जाएगा के लैम्डा बाई डी और cos 90 माइनस cos 90, cos 90 0, 0 माइनस 0, सब एवरीथिंग इज 0। तो पैरेलल कंपोनेंट अगेन इज 0 और perpendicular component of the electric field is k lambda by d, और this will be sin 90 plus sin 90, sin 90 होता है 1, तो k lambda by d 1 plus 1 यानी कि 2 हो गया, तो ये आ गया 2k lambda by d। तो दिस इज द e perpendicular component, k lambda by d, 2k lambda by d, this is the परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, 2k लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया इसमें। अब देखो इसमें क्या है, एक और केस करते हैं, चलो पॉज करके नोट कर लिया होगा, एक और केस, यानी मान लो अब क्या करना है हमें, नियर दी वन एंड ऑफ वायर, नियर दी वन एंड ऑफ वायर, मान लो वायर के एक एंड पे चले गए, मान लो ऊपर वाले एंड पे चले गए, सपोज करो ये है और यहाँ चले गए, यहाँ निकालना है भाई। तो यहाँ जब निकालोगे तो यही देखो, ये आर क्या होता था, आर होता था डी एक्स और डी के साथ एंगल। तो यहाँ तो जो डी है, देखो ये चीज यहाँ हो जाएगी, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, यानी ये दोनों लाइन मिलकर एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला एंगल हो जाएगा फिर 0 और दूसरा एंड हो जाएगा बहुत दूर, और बहुत दूर का मतलब 90। तो अगर ऊपर वाले एंड पे गए तो φ1 हो जाएगा 0 और φ2 हो जाएगा 90, डाल दो हो जाएगा, तो और क्या। तो E पैरेलल हो जाएगा k लैम्डा बाई डी cos 0 माइनस cos 90, E पैरेलल इज cos 0 माइनस cos 90, cos 0 इज 1, cos 90 0। तो k लैम्डा बाई डी पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां जो आएगा ये सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन सब का जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा ऊपर की साइड आएगा, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस, इसीलिए पॉजिटिव आ रहा है ई पैरेलल। और ई परपेंडिकुलर क्या आएगा, देखो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये देखो ई परपेंडिकुलर, तो दिस विल बी के लैम्डा बाई डी साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 91 साइन 0 0, तो के लैम्डा बाई डी, ये ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, के लैम्डा बाई डी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो हाँ, अब देखो इसमें क्या करते हैं, मान लो नेक्स्ट केस जो भी था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ केस मान लो लिखा है, शायद ये फिफ्थ, ये जो भी है फोर्थ या फिफ्थ देख लेंगे अपने आप ही। ये मान लो एक वायर ले लिया और इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ, मान लो पी पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, तो इस वायर को एक्सटेंड किया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये
एक एंड का एंगल हो गया, दूसरे एंड का एंगल हो गया, ये एक एंड का एंगल और ये दूसरे एंड का एंगल। तो एंगल किसके साथ लेते हैं? डी के साथ। तो एक एंड का एंगल हो गया ये, यानी कि फाई 2, और ये हो गया फाई 1। मान लो फाई 2 है 30 डिग्री और फाई 1 है मान लिया 60 डिग्री, ऐसे कुछ ले लिया मैंने। फाई 2 30 डिग्री और फाई 1 60 डिग्री। अब एक चीज देखो, जब हमने मेन डेरिवेशन किया तो ये था डी, डी के ऊपर गए पॉजिटिव, नीचे गए नेगेटिव। यहां क्या हो रहा है भाई? डी है यहां पर, ये डी है यहां पर, ये तो यहां तो डी से भी ऊपर जा रहे हैं और इससे भी ऊपर जा रहे हैं, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहां पर जब अब करेंगे तो यहां पर अब उल्टा करेंगे जैसे पहले किया था। तो पहले वाले में अगर ध्यान दो कि जो फाई 1 था वो क्लॉकवाइज ही था, यहां भी क्लॉकवाइज ही है। फाई 2 जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था, नीचे की साइड लिया था हमने, डी से नीचे की साइड, यहां डी से ऊपर की साइड है। तो डायरेक्शन किसका चेंज हुआ? फाई 1 का कि फाई 2 का? फाई 2 का। तो फाई 1 तो वही रहा, फाई 1 तो वही रहा, यानी कि 60 डिग्री, लेकिन फाई 2 अब बदल गया तो -30 डिग्री। क्यों माइनस बताया? समझ में आया? क्योंकि फाई 2 जो पहले हमने लिया था वो नीचे की साइड लिया था, अब ऊपर की साइड ले रहे हैं डी से। या एक काम और कर सकते हो, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है, यानी फाई 2 एंगल ये यहीं से स्टार्ट, यानी आगे, यानी कि ये ऐसे लेना है ना, सेम डायरेक्शन में लेना है, तो ये एंगल लोगे। फिर कितना हो जाएगा एंगल ये? तो यहां पर आप फाई 2 की जगह एक और डाल सकते हो, 360 -30 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। साइन 360 -30 माइनस साइन 30 ही होता है, ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई बात? तो अगर ऐसे घूमना है तो ऐसे घूम जाओ, मर्जी है। तो अगर ऐसे लोगे तो -30 ले लो, या ऐसे पूरा एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है इसको, तो फिर 360 माइनस ये जो एंगल कट गया यानी कि 30, तो वो आ जाएगा। ठीक है, डालो जी, आ जाएगा। तो ई पैरेलल कितना हो जाएगा? देखो, के लैम्डा बाई डी कॉस फाई 1 इज 60 माइनस कॉस 30, और माइनस लेंगे -30। ठीक है, तो के लैम्डा बाई डी कॉस 60 इज 1/2, कॉस -30, कॉस 30 हो जाता है, तो -√3/2 ही आएगा। ये भी नेगेटिव मारा, देखो के लैम्डा बाई डी यानी कि 1 - √3/2 नेगेटिव में क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि इस पोर्शन का जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो नीचे की साइड आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पाएगा, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। ठीक, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी के लैम्डा बाय डी, और साइन फाई 1 इज 60 डिग्री, और प्लस साइन फाई 2 प्लस साइन माइनस फाई 2 -30। तो कितना हो जाएगा फिर ये? के लैम्डा बाई डी एंड साइन, अच्छा माइनस में बाहर आ जाएगा, तो साइन 60 माइनस साइन 30, तो के लैम्डा बाई डी साइन 60 इज √3/2 -1/2, तो के लैम्डा बाई डी और ये जाएगा √3 - 1/2, तो ये ई परपेंडिकुलर आ जाएगा। दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कंपोनेंट जो ये पॉजिटिव आएगा। अब देखो इसमें जितने भी हमने ये डेरिवेशंस किए, क्या ये जरूरी है कि ये सारे के सारे चार्ज पॉजिटिवली हो? भाई दो हो सकता है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर कहीं पर मतलब इसी क्वेश्चन में मान लो कि ये नेगेटिव है, सपोज किया, मान लो इसी में मान लो, चलो मान लिया, डायरेक्शन हम कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको, जरूरी नहीं कि फार्मूला देख करके आप डायरेक्शन निकालो, कॉमन सेंस से भी कह सकते हो कि देखो कि ऊपर की तरफ देखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो पॉजिटिव है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो हमेशा पॉजिटिव एक्स की तरफ ही आएगा। अब वाई जो पैरेलल कंपोनेंट है वो नीचे है या ऊपर है, वो कॉमन सेंस से समझ लेंगे या फार्मूले समझ लेंगे, जैसा भी है ना। तो ऐसे भी कॉमन सेंस से कर लो, फार्मूले से कर लो, जैसे मर्जी हो कर लो। ठीक है, डायरेक्शन खाली पूछे तो कॉमन सेंस यूज करो, जरूरी नहीं है कि हम फार्मूले से ही उसको देखें। अच्छा, इसमें एक और चीज कह रहा हूं कि अगर मान लो ये चार्ज नेगेटिव होता, सब जगह मान लो ऐसे रिप्लेस कर दें कि पॉजिटिव की जगह ये नेगेटिवली चार्ज वायर हो, तो क्या होगा भाई? तो होगा क्या? आप देखो,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसका था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था इसका DE, लेकिन अगर ये नेगेटिव है, मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है, क्या निकालना है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी मान लो आया इधर DE या जो भी छोटे से पोर्शन का लिया होगा हमने, या DE टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मान लो इस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में स्मॉल ले लिया, तो इसका अब इस तरफ नहीं आएगा, इसका जो DE कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ आएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना। तो फिर ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये हो जाएगा इसका पैरेलल कंपोनेंट। तो अब तो पैरेलल कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, यहां लैम्बडा जो था वो पॉजिटिव था, यहां लैम्बडा कर देंगे नेगेटिव, और लैम्बडा जब नेगेटिव करोगे तो अपने आप इसका ये पलटी मार जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था ये भी क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये जाएगा, जब माइनस लैम्बडा डालोगे तो 1 - √3 हो जाएगा, फिर ये माइनस अंदर जाकर के तो इधर की तरफ आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तरफ आ गया, यानी ये हो गया इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये हो गया इसका पैरेलल कंपोनेंट। तो जितने भी हमने फार्मूले किए पॉजिटिव के लिए, सब में डायरेक्शन को पलट दो, डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो भाई दो ही चीज होगा, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो सारा बताया, नेगेटिवली चार्ज है तो डायरेक्शन पलट दो, जहां नीचे था वहां ऊपर, जहां ऊपर था वहां नीचे, जहां बाहर की साइड था वो वायर की तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो सारा का सारा अगर हमें वायर के किस साइड में निकाल रहे हैं, राइट साइड में निकाल रहे हैं, अगर वायर के राइट साइड में निकाल रहे हैं तो सारा का सारा वो कंपोनेंट जो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, वो वायर की तरफ हो जाएगा, है ना। और वो ऊपर की होगा या नीचे की तरफ होगा पैरेलल कंपोनेंट, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं, है ना। तो अभी तक मैंने जितने करके दिखाए सब में लगभग नीचे की साइड थे, तो अगर माइनस कर देंगे सारा ऊपर की साइड हो जाएगा। या जितने फार्मूले थे, 2 फार्मूले हमने पढ़े, उन्हीं 2 फार्मूले में लैम्बडा की जगह माइनस लैम्बडा डाल दो, माइनस की जगह लैम्बडा डाल दो, और जो भी एंगल था, जिस हिसाब से एंगल अब तक लिया, उसी साइन कन्वेंशन से उसी हिसाब से एंगल ले लो, तो इस तरह से नेगेटिवली चार्ज का भी आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज वायर, नेगेटिव चार्ज वायर, किसी का भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। 2 मेन फार्मूले थे, पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डायरेक्शन निकालना सिखाया फार्मूले से, कॉमन सेंस से भी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम कुछ और चीजें लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।